हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रोलिंग फ्रिक्शन। क्या है आज का हमारा टॉपिक? रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन। इससे पहले हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो अगर फ्रिक्शन की वीडियो आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए फ्रिक्शन, अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज हम स्टार्ट करना है रोलिंग फ्रिक्शन। तो सपोज करो अगर हमारे पास कोई रिंग है, क्या है हमारे पास? सपोज करो हमारे पास एक रिंग है या कोई स्फेयर है, वो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? रोलिंग कर रहा है, मतलब घूम रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? इस टाइप से किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। सपोज करो ये अगर मेरे पास स्फेयर है तो वो इस टाइप से क्या कर रहा है? किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोलिंग कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, इस टाइप से ये क्या कर रहा है? इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोलिंग कर रहा है। तो अब रोलिंग कर रहा है, तो जब रोलिंग करेगा तो इसका सिर्फ एक पॉइंट, जो हमारा रिंग है या जो हमारा स्फेयर है, उस स्फेयर या रिंग का सिर्फ एक ही पॉइंट हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। जैसे ही ये रिंग आगे बढ़ा, ये पॉइंट कहाँ चले जाएगा? ऊपर। दूसरा पॉइंट आएगा नीचे। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये जो हमारा सरफेस है और ये जो पॉइंट्स है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन हुआ क्या? इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। क्या हुआ? ये पॉइंट अभी कॉन्टेक्ट में है, फिर जब ये आगे जाएगा तो ये पॉइंट कहाँ चले जाएगा? ऊपर। और यहाँ से ऊपर वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? नीचे। फिर जैसे आगे जाएगा तो यहाँ का जो पॉइंट अब कांटेक्ट में आया है, अब कांटेक्ट वाला पॉइंट कहाँ चले जाएगा? ऊपर। तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या नहीं हुआ? रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, मतलब स्लिपिंग नहीं हुई। ठीक है, हमने फ्रिक्शन में पढ़ा था कि फ्रिक्शन, जो दो टाइप्स के फ्रिक्शन पढ़े थे, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब अप्लाई होता था? कि जब दो बॉडीज़ के सरफेस के बीच में क्या हो? स्लिपिंग जब होती है तब जो फ्रिक्शन लगता है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब वो स्लिपिंग की ट्राई करता है, कि स्लिप होने की कोशिश करेगा, तब जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो कौन सा फ्रिक्शन था? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर इस दोनों बॉडीज़ के सरफेसेस के बीच में क्या नहीं हो रहा है? स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर स्लिपिंग नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है इसका मतलब ना तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन है और ना ही यहाँ पर क्या है? रोलिंग। ना तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन है और ना ही यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमने क्या कहा? अगर हमारे पास क्या है? हमारे पास रिंग है या फिर क्या है? हमारे पास एक स्फेयर है। वो स्फेयर अगर किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या कर रहा है? रोलिंग कर रहा है, घूम रहा है उस पर, तो उसका सिर्फ एक पॉइंट क्या होगा? उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में होगा। अब इसके जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है। ये जो है वो किस टाइप से रोलिंग कर रहा है? विदाउट स्लिपिंग। तो विदाउट स्लिपिंग अगर वो रोलिंग कर रहा है तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में, इसके कांटेक्ट और इसके बीच में, ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज ज़ीरो। अब दोनों फ्रिक्शन अगर ज़ीरो है तो उस हिसाब से तो क्या होना चाहिए? ये जो हमारी रिंग है या स्फेयर है वो विदाउट एनी एक्सेलरेशन, या यूँ कहे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हमेशा वो रोलिंग करते ही रहना चाहिए, हमेशा। क्योंकि देखो उस पर ना तो कोई फ्रिक्शन है तो इसके मोशन का कोई अपोज नहीं करेगा। फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज। तो यहाँ पर कोई अपोजिट नहीं कर रहा है, कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो इसके मोशन का कोई अपोज नहीं होगा, तो ये रोलिंग करता ही रहेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन प्रैक्टिकल, ये तो कब की बात हुई? प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल कि अगर हमारे पास क्या है? हमारे पास एक रिंग है, वो क्या कर रहा है? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर विदाउट स्लिपिंग क्या कर रहा है? रोलिंग। तो ये इस पर ना तो कोई काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से रोलिंग करता ही रहेगा। ये क्या कहता है? हमारा प्रिंसिपल कहता है। लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई स्फेयर है, कोई रिंग है, अगर वो विदाउट स्लिपिंग भी अगर रोलिंग कर रहा है तो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा? उसकी
वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कुछ देर के बाद रुक जाएगा। और अगर हमें उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर उसे हमें मोशन करवाना है, रोलिंग करवानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रोलिंग नहीं करेगा। प्रैक्टिकल में हमने देखा है प्रैक्टिकली कि अगर कोई भी हमारे पास रिंग या स्फेयर है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से रोलिंग नहीं करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से रोलिंग नहीं करेगा, इसका मतलब इसके जो मोशन है, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, कुछ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, देयर विल बी सम रेजिस्टेंस ऑफ मोशन। इसके मोशन का कुछ कोई फैक्टर जो है वो क्या करेगा, अपोज करेगा। और वो जो रेजिस्टेंस है, इसके मोशन में जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को ही हमने क्या कहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग करेगा तो उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन लगेगा, उस फ्रिक्शन को ही हमने क्या कहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब अगर हमारे पास ये व्हील है, इस व्हील का वेट, इसका मास सपोज कर लो कितना है, 5 kg। ठीक है, ये व्हील है, इसका वेट मास कितना है, 5 kg, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। वेट क्या आता है, मास इंटू जी, एम जी। वेट इज इक्वल टू क्या आता है, एम इंटू जी। जी की वैल्यू हमने सपोज कर ली 10, मास कितना है 5। तो इस ऑब्जेक्ट का मैंने वेट कितना सपोज कर लिया, 50 न्यूटन। तो अगर हमारे पास एक बॉक्स है, उसका वेट भी कितना है, 50 न्यूटन। और ये जो हमारे पास स्फेयर है, इसका वेट भी कितना है, 50 न्यूटन। दोनों का वेट अगर सेम है, दोनों का वेट कैसा है, सेम, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो काइनेटिक और कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंपैरिजन में कितना कम होता है, 10⁻² और 10⁻³ के ऑर्डर से भी स्मॉल होता है। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, उसका वेट कितना है, 50 न्यूटन, और वो कैसा मोशन कर रहा है, स्लीपिंग, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है। और ये एक स्फेयर है, ये क्या है हमारे पास, एक स्फेयर, और ये क्या कर रहा है, ये रोलिंग कर रहा है। तो इसका और इसका, इन दोनों का वेट अगर सेम है, अगर वेट सेम भी है, उसके बाद भी इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन रहेगा, यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन। और यहाँ अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो यहाँ क्या रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की कंपैरिजन में कितना छोटा होता है, 10⁻² और 10⁻³ मतलब 100 to 1000 टाइम्स स्मॉल होता है। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो 100 to 1000 टाइम स्मॉल होता है। इसी वजह से क्या है कि जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, उन व्हीकल्स में जो व्हील है, व्हील्स का शेप कैसा होता है, स्फेयर के जैसा होता है। क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, स्फेयर है, तो स्फेयर की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे जो व्हीकल है उसकी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाती है। कम पेट्रोल में, कम डीजल में वो ज़्यादा किलोमीटर्स रन करती है। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, नींद तो नहीं आ रही। हाँ, तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत कम रहता है। किसकी कंपैरिजन में, किसकी कंपैरिजन में, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की कंपैरिजन में। इसीलिए जो व्हील का डिस्कवरी है वो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन है। जो व्हील की डिस्कवरी है वो ह्यूमन हिस्ट्री के लिए क्या है, माइलस्टोन है। क्यों माइलस्टोन है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर मेरे पास 50 न्यूटन का क्या है, एक बॉक्स है, तो उसको मुझे फोर्स लगाना, उसको मोशन करवाना क्या रहेगा, मेरे लिए टफ रहेगा। और हमारे पास उसी वेट का क्या है, अगर एक स्फेयर है तो उसको मोशन करवाना हमारे लिए ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन कम है। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो यहाँ पर अपोज कम है, तो हम इसको ईजीली मोशन करवा सकते हैं। और यहाँ पर अपोज ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 100 से लेकर 1000 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें मोशन करवाना टफ है, तो हम क्या चूज़ करेंगे, हमेशा इजी चीज़ को चूज़ करेंगे। तो हमें मोशन करवाने के लिए, इसलिए हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, कार, बस, सभी में, मोटरसाइकिल्स वगैरह में, सब जो हमारे व्हीकल्स है उसमें व्हील किस शेप के होते हैं, स्क्वायर के शेप के होते हैं। इस शेप का कोई होता है क्या, स्क्वायर के शेप का कोई व्हील होता है क्या, नहीं होता। तो इसलिए जो व्हील है, व्हील की डिस्कवरी हमारी ह्यूमन हिस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन है। अब हमने क्या कहा, हमने ये कह दिया, पहले तो हमने क्या कहा था कि प्रिंसिपल के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल के हिसाब से इनके बीच में एक ही पॉइंट कांटेक्ट में है, एक ही पॉइंट कांटेक्ट में है, तो फिर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो इसे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से
मोशन करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता तो फिर कैसा होता है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, हम देखेंगे कि अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी अगर कोई फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्यों है, तो उसके लिए हम देखेंगे। तो आपने देखा होगा कभी बस या ट्रक का आपने टायर देखा होगा, तो वो जो टायर है वो उसका जो पॉइंट हमारे रोड के कांटेक्ट में होता है, जो पॉइंट जो नीचे का जो पॉइंट है वो रोड के कांटेक्ट में होता है, वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा फ्लैट। अगर नहीं देखा है तो ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा टायर है, बस या ट्रक का जो टायर है, उसका शेप तो कैसा है? उसका शेप स्फेयर के जैसा है। ठीक है, रिंग के जैसा, स्फेयर के जैसा है। लेकिन जब वो उसका थोड़ा सा सरफेस रोड के कांटेक्ट में आता है तो कुछ थोड़ा सा सरफेस क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। जो रोड के कांटेक्ट में जितना सरफेस है, उसका जितना एरिया रोड के कांटेक्ट में है, वो क्या हो जाता है? फ्लैट। तो हमने तो क्या कहा था कि उसका सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट में होता है, लेकिन रियलिटी में पॉइंट कांटेक्ट में होता है क्या? नहीं, रियलिटी में कुछ थोड़ा सा एरिया जो है वो कांटेक्ट में होगा। तो यहाँ पर सिर्फ पॉइंट के बजाय रियलिटी में क्या होता है? कुछ एरिया कांटेक्ट में होता है, कुछ एरिया कांटेक्ट में होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगता है? कांटेक्ट फोर्स। हमने पढ़ा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, उनके दो सरफेसेस क्या है? कांटेक्ट में, तो वहाँ पर क्या लगेगा? कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पर ये जो व्हील है, ये जो हमारी स्फेयर है, इसका कुछ एरिया क्या रहेगा? पॉइंट ना होते हुए कुछ एरिया कांटेक्ट में रहेगा। तो इस कांटेक्ट का एक पैरेलल कंपोनेंट रहेगा, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल इस कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट रहेगा। और उस कांटेक्ट फोर्स का वो जो कंपोनेंट है वही क्या करेगा? इस रोलिंग मोशन का अपोज करेगा। और वो जो अपोज कर रहा है वो कौन है? वो रोलिंग फ्रिक्शन है। हमने क्या कहा कि सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट में नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है कि जो हमारा टायर है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है नीचे से। टायर है या कोई सा भी अगर स्फेयर है, जब वो किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? फ्लैट। वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? फ्लैट। वो थोड़ा सा फ्लैट हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पर जो एरिया था, कांटेक्ट का एरिया था, वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो यहाँ पर क्या लगा? कांटेक्ट फोर्स। वो कांटेक्ट फोर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट है, वो पैरेलल कंपोनेंट ही क्या करेगा? इस हमारे ऑब्जेक्ट का, इस स्फेयर का, इस टायर का जो रिलेटिव मोशन है उसका अपोज करेगा। और वो जो फोर्स है उसी को हमने क्या कहा है? जो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा वही क्या है? हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो वैसे तो हम कहते हैं कि जो फ्रिक्शन है वह एक हमारे काम की चीज़ नहीं है, बहुत हमारे लिए नुकसान वाली चीज़ है। ठीक है, अनडिज़ायरेबल थिंग है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ पर वो हमारे काम भी आता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि वो कहाँ पर हमारे काम का नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में या हमारे घरों में भी कुछ ऐसी मशीन्स होती है। उन मशीन्स में बहुत सारे पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, कोई मशीन है, उन मशीन्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स के बीच में क्या होता है? रिलेटिव मोशन। कि सपोज करो ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स के बीच में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन। तो जब रिलेटिव मोशन होगा तो इसमें क्या होगा? रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा तो वहाँ पर बहुत सारी जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, हीट के फॉर्म में खर्च हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। हमारी बहुत सारी जो एनर्जी थी, जो हमें किस काम में लाना था? हमें काम में लाना था उस मशीन को चलाने में या उस मशीन से कुछ वर्क करने में। वो एनर्जी किस फॉर्म में वेस्ट हो गई? हीट के फॉर्म में वेस्ट हो गई। तो अब इस एनर्जी के वेस्ट को हमें कम करना है। हमें क्या करना है? एनर्जी के वेस्ट को कम। हम क्या चाहते हैं? एनर्जी कम से कम वेस्ट हो और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। ठीक है, हम यही चाहते हैं ना। तो हमको उस एनर्जी के वेस्ट को कम करना है। एनर्जी के वेस्ट को कम करना है तो वो दोनों जो सरफेसेस है, मशीन के जो पार्ट्स है, जिनके बीच में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। उस रिलेटिव मोशन की वजह से जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन को हमें क्या करना है? कम। उस फ्रिक्शन को अगर हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे? उन पार्ट्स के बीच में लुब्रिकेंट लगा देंगे। लुब्रिकेंट लगाएंगे मतलब हम ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस देखा है ना, ग्रीस बहुत चिकना होता है। वो ग्रीस की वजह से क्या होता है? मशीन्स के पार्ट्स में हम
बीच में ग्रीस लगा देते हैं, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होता है जिसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो एनर्जी का फॉर्म, हीट के फॉर्म, जो एनर्जी है जो हीट के फॉर्म में हमारी वेस्ट हो गई, वो हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारी एनर्जी कम वेस्ट होगी। क्या होगा, क्या होगा, हमारी जो एनर्जी है वो कम वेस्ट होगी। तो एनर्जी को वेस्ट होने से हमने बचाना था, तो हमने क्या कर दिया, वहाँ पर ग्रीस लगा दिया, लुब्रिकेंट लगा दिया। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि सपोज़ करो ये हमारे पास मशीन का ये एक पोर्शन है और इस मशीन का ये दूसरा पोर्शन है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, रिलेटिव मोशन। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन होगा तो फिर से फ्रिक्शन आएगा और एनर्जी का वेस्ट होगा। तो उस एनर्जी के वेस्ट को कम करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, बॉल बेयरिंग। क्या लगा देंगे, इनके बीच में हम लगा देंगे बॉल बेयरिंग, मतलब कुछ बॉल्स लगाते हैं। अब इन बॉल्स की वजह से क्या होगा, इन दोनों पार्ट्स में, मशीन के ये दोनों जो पार्ट्स है, इनके बीच में का जो कांटेक्ट का एरिया था, एरिया कम हो जाएगा। देखो अगर ये पूरा एरिया इस पूरे एरिया के इस पार्ट के कांटेक्ट में था, सपोज़ करो ये वाला और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या रहे, कांटेक्ट में, तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में रहेगा, तो फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होगी। तो हमें एनर्जी के वेस्टेज को कम करना है, फ्रिक्शन को कम करना है। तो हमने इन दोनों एरियाज़ के बीच में, इन दोनों पार्ट्स के बीच में क्या लगा दी, बॉल बेयरिंग लगा दी, मतलब कुछ बॉल्स लगा दी है। अब ये जो बॉल्स है, जब ये पार्ट हमारा क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ये पार्ट मूवमेंट करेगा तो ये हमारी बॉल्स भी क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि पहले कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन, और अब इन दोनों पार्ट्स के बीच में कौन सा फ्रिक्शन आ गया, रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये जो बॉल्स है वो क्या करेगी, रोल करेगी। तो अब यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन आया, पहले काइनेटिक फ्रिक्शन था, अब रोलिंग फ्रिक्शन है। तो उसकी, और हमें पता है जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम होगा तो हमारी एनर्जी का वेस्टेज भी कम हो जाएगा। तो हम या तो ग्रीस वगैरह लगा के, लुब्रिकेंट्स लगा के, या बॉल बेयरिंग्स लगा के फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, या इसी टाइप से इन मूविंग पार्ट्स के बीच में हम एयर कुशन लगा कर भी, एयर का कुशन लगा कर, मतलब इन दोनों के बीच में एयर मेंटेन करके भी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये तो क्या हुआ कि फ्रिक्शन का क्या नुकसान है। अब फ्रिक्शंस के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो फ्रिक्शंस के क्या फ़ायदे हैं, एक तो अगर हमें किसी सरफेस के, किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अगर रोकना है, स्टॉप करना है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। देखो हमारे पास क्या है, अगर कार है तो कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है। कार मोशन कर रही है तो हमने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया तो वो कार रुक जाती है। क्यों रुकती है, फ्रिक्शन की वजह से। कैसे, देखो हमारे पास सपोज़ करो ये एक कार है, ठीक है, ये कार है, ये उसके टायर है, ये हमारा क्या है, रोड है। तो इस रोड के ऊपर कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो ये जो टायर है, ये टायर्स क्या कर रहे हैं, रोलिंग। कार के जो टायर्स है वो क्या कर रहे हैं, रोलिंग कर रहे हैं। रोलिंग कर रहे हैं मतलब इनके बीच में, कार के टायर और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम है। फ्रिक्शन क्या है, बहुत कम। अब जैसे हमने ब्रेक अप्लाई किए, जैसे ही हमने क्या किए, ब्रेक अप्लाई किए, तो ये जो टायर से ये रोलिंग करना क्या कर देते हैं, स्टॉप। टायर्स जो है वो रोलिंग, घूमना बंद कर देते हैं, घूमना बंद करेंगे। तो ये टायर जैसे ऐसा था, पहले यूँ घूम रहा था, जैसे ही हमने ब्रेक लगाया तो टायर वहीं रुक जाता है। तो अब फिर टायर इस टाइप से घूमना बंद कर देता है और वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, स्लिपिंग स्टार्ट करता है। जैसे ही स्लिपिंग स्टार्ट किया तो अब कौन सा फ्रिक्शन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। पहले कौन सा फ्रिक्शन था, जब ये रोलिंग कर रहा था, जब ये रोलिंग कर रहा था तो रोलिंग फ्रिक्शन था। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो इजीली हमारी कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है। जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई किया तो इसने रोलिंग करना बंद कर दिया और क्या किया इसने, स्लीपिंग करना स्टार्ट किया। स्लीपिंग करना स्टार्ट किया तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, उस फ्रिक्शन ने रिलेटिव मोशन को अपोज किया और वो कार थोड़ी सी आगे जाकर रुक गई। तो अगर हमें कार को रोकना है तो कार को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, सपोज़ करो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये हमारा टायर स्लिप होते ही जाता है, आगे जाते ही जाता। तो ब्रेक लगाने के बाद भी कार रुकती क्या, नहीं रुकती। तो अगर कार को रोकना है, हमें रिलेटिव मोशन को रोकना है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी टाइप से अगर हमें कहाँ पर चलना है, रोड पर चलना है, तो रोड पर चलने के लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है। कार्स को, गाड़ियों को, किसी भी चीज़ को
रोड पर चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है? फ्रिक्शन की ज़रूरत है। हमने बहुत सारे जगह पर देखा है कि अगर कहीं पर रोड पर ऑयल गिर जाता है या कहीं जगह जाते हैं जहाँ पर जो टाइल्स होती है वो अगर बहुत ही चिकनी होती है तो हम वहाँ पर चल नहीं पाते। अगर कहीं पर रोड पर ऑयल गिर गया है तो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रोड पर ऑयल गिर गया था, उसकी वजह से जो कार्स है वो स्लिप हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? हम चल क्यों नहीं पाते? कार्स बाइक्स जो है वो स्लिप क्यों हो जाती है? क्योंकि जब ऑयल होता है तो ऑयल की वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, हमारे व्हीकल्स चल नहीं पाएंगे। तो चलने के लिए किसकी ज़रूरत है? हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। कार्स बाइक्स को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है? फ्रिक्शन की ज़रूरत है। कार्स को रोकने के लिए, बाइक्स को रोकने के लिए भी किसकी ज़रूरत है? फ्रिक्शन की ज़रूरत है। तो हमने क्या पढ़ा? रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या कहता है कि पहले तो हमने कह दिया कि अगर विदाउट स्लिपिंग हमारा अगर कोई रिंग है या स्फेयर है, अगर वो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या कर रहा है? रिलेटिव मोशन, विदाउट स्लिपिंग अगर वो रोलिंग कर रहा है तो वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रही। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करते ही रहना चाहिए हमेशा। लेकिन ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रियलिटी में यहाँ पर एक पॉइंट कांटेक्ट में नहीं होता है। जैसे ही कोई रिंग किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो कुछ एरिया रिंग का फ्लैट हो जाता है, स्फेयर का कुछ एरिया फ्लैट हो जाता है, जिससे यहाँ पर कांटेक्ट का एरिया इंक्रीज हो जाता है। दोनों के सरफेसेस, कुछ सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है? कांटेक्ट फोर्स लगता है। कांटेक्ट फोर्स का एक पैरेलल कंपोनेंट जो है वो इसके रिलेटिव मोशन को, रोलिंग को अपोज करता है। उसी को हमने क्या कहा? रोलिंग फ्रिक्शन। फिर हमने क्या कहा कि इसीलिए हम क्या लेकर आए? व्हील्स लेकर आए। जो व्हील्स है वो क्यों काम का है? क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में कितना कम होता है? 100 से 1000 टाइम्स स्मॉल होता है। तो इसलिए हमें फ्रिक्शन कम करना था, हमें क्या करना था? मोशन को ईजी बनाना था। तो हमने किसका यूज़ किया? व्हील्स का यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि जो मोशन है, जो हमारा फ्रिक्शन है, वो कहीं पर हमारा फ़ायदा भी करता है, कहीं पर नुकसान भी करता है। नुकसान कहाँ करता है? कि जो मशीन से जिनके जो पार्ट्स हैं उनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है तो रिलेटिव मोशन की वजह से बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में हमारी वेस्ट हो जाती है। अब उस एनर्जी को हमें क्या करना है? क्या करना है? उस एनर्जी को हमें वेस्टेज को कम करना है। तो हम क्या करेंगे? या तो बॉल बेयरिंग का यूज़ करेंगे, या तो लुब्रिकेंट्स का यूज़ करेंगे, या एयर कुशन का यूज़ करेंगे। फिर अब जो फ्रिक्शन है वो काम का कहाँ पर है? तो काम का कहाँ पर है कि हमारे ब्रेक्स लगाने में, किसी रिलेटिव मोशन को रोकने में काम आता है। वॉकिंग के लिए हमारे लिए ज़रूरी है फ्रिक्शन, और किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी व्हीकल्स को हमें चलाने के लिए भी किसकी ज़रूरत है? फ्रिक्शन की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।